बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। मैं हाफिज फारूक शहजाद। आज हमारा फिजिक्स एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम पढ़ेंगे टॉर्क और इक्विलिब्रियम के बारे में। और ये चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक है। सबसे पहले देखते हैं टॉर्क क्या होता है। टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी। जब कोई फोर्स किसी बॉडी पर लगे और वो उसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करे तो उस फोर्स का जो इफेक्ट है उसको टॉर्क कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई जाए और उसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाए तो उस फोर्स की जो इफेक्ट होगा उसको हम टॉर्क कहेंगे। इसको हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं टॉ से, और इसकी अदर डेफिनेशन हम कर सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स and perpendicular distance from its line of action to pivot point। कि फोर्स का वो कंपोनेंट जो लाइन ऑफ एक्शन यानी कि पिवट पॉइंट के परपेंडिकुलर हो, इसके प्रोडक्ट को हम टॉर्क कहते हैं। आगे जाके हम पिवट पॉइंट और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फॉर्मूला क्या है, हम इसको लिखते हैं टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। यानी कि फोर्स का हम वो कंपोनेंट लेंगे जो पिवट पॉइंट यानी लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, और ये आर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर होगा जिसके ऊपर ये फोर्स का कंपोनेंट परपेंडिकुलर होगा। और टॉर्क को हम लिख सकते हैं टॉ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। टॉर्क चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी में हम जानते हैं कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की जरूरत होती है। तो आर एफ साइन थीटा हमें क्या बताएगा, उसका मैग्नीट्यूड, जबकि एन यूनिट वेक्टर हमें टॉर्क की डायरेक्शन को शो करेगा। यूनिट्स और डायमेंशन देख लेते हैं टॉर्क के। टॉर्क के यूनिट्स होते हैं न्यूटन मीटर। हम जानते हैं आर जब जैसा कि हमने कहा पोजीशन वेक्टर है तो ये डिस्टेंस को जाहिर करेगा तो वो मीटर हो जाएगा, और फोर्स यूनिट उसका न्यूटन होता है तो इसके यूनिट्स बन जाएंगे न्यूटन मीटर। इसी तरह इसकी डायमेंशन बन जाएगी एम एल स्क्र टी माइनस 2। तो ये होगी टॉर्क की डायमेंशंस और यूनिट्स। अब हम देखते हैं मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन पिवट पॉइंट and the point where the force is applied is called position vector, and that position vector is called moment arm. The magnitude of position vector is called moment arm। किस तरह से, हम एक एग्जांपल से देखते हैं। दिस इज द पॉइंट जिसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं। इस पॉइंट पर हम फोर्स लगाते हैं और इस पॉइंट पर हम देखते हैं कि टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो इस पॉइंट से जहां से टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, इससे लेके यहां तक का डिस्टेंस जो पोजीशन वेक्टर कहलाता है, इसी पोजीशन वेक्टर को हम मोमेंट आर्म कहते हैं। टॉर्क का दूसरा नाम हम मोमेंट भी यूज करते हैं, जो कि डायग्राम में शो किया गया है कि जब इसके ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स लगेगी तो इस डिस्टेंस के ये इसमें क्या प्रोड्यूस करेगा, टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। डेली लाइफ में हम देख सकते हैं कि दरवाजे के हैंडल के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं, उस जगह पर फोर्स लगाते हैं, वहां से लेकर लीवर जिसके गिर्द दरवाजा घूम रहा है वहां तक का डिस्टेंस मोमेंट आर्म कहलाता है। डायरेक्शन देखते हैं टॉर्क की। हम डायरेक्शन किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। टॉर्क की डायरेक्शन हम फाइंड आउट करते हैं राइट हैंड रूल से। राइट हैंड रूल क्या है, इफ वी कर्ल द फिंगर ऑफ आवर राइट हैंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन देन इरेक्टिंग थंब विल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। हम अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। जिस डायरेक्शन में बॉडी रोटेट कर रही होगी उस डायरेक्शन में हम अपने राइट हैंड की फिंगर्स को टर्न करेंगे तो थंब होगा वो जाहिर करेगा डायरेक्शन ऑफ
टॉर्क को। एग्जाम्पल से देखते हैं, व्हेन द बॉडी रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज पॉजिटिव। अगर आपकी फिंगर्स इस तरह से रोटेट कर रही हैं या बॉडी रोटेट कर रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो टॉर्क पॉजिटिव होगा और अपवर्ड होगा, जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं कि टॉर्क अगर काउंटर क्लॉकवाइज यानी कि एंटी क्लॉकवाइज है तो वो किधर होगा, अपवर्ड होगा और पॉजिटिव होगा। इसी तरह व्हेन बॉडी रोटेट्स क्लॉकवाइज टॉर्क इज नेगेटिव, तब टॉर्क क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। हम यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हैं कि क्लॉकवाइज टॉर्क जब होगा तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और आपके थंब की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, डाउनवर्ड आ जाएगी। तो यहाँ से हम डायरेक्शन ऑफ टॉर्क को राइट हैंड रूल से फाइंड आउट करते हैं। याद रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज में टॉर्क अपवर्ड होगा और क्लॉकवाइज में टॉर्क डाउनवर्ड होगा और नेगेटिव होगा। अब हम स्टडी करते हैं टॉर्क एक्टिंग ऑन रिजिड बॉडी। टॉर्क अगर रिजिड बॉडी के ऊपर लगेगा तो टॉर्क किस तरह से होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिजिड बॉडी क्या होती है। When force is applied on a rigid body, there will be no change in shape or size. ऐसी बॉडी के जिसके ऊपर जब फोर्स लगाई जाए तो उसकी शेप और साइज में कोई चेंज ना आए, तो ऐसी बॉडी को हम क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी। या हम ये भी कह सकते हैं अ वेरी हार्ड बॉडी हुज एवरी पॉइंट मूव इन द सेम डायरेक्शन। ऐसी बॉडी जिसको अगर रोटेट करवाया जाए तो उसके तमाम के तमाम पार्टिकल सेम डायरेक्शन में मूव करें तो वो क्या कहलाती है, रिजिड बॉडी कहलाती है। सबसे पहले हम देखते हैं कंपोनेंट्स, फोर्स के कंपोनेंट्स की फॉर्म में देखते हैं टॉर्क किस तरह से एक्ट करेगा। हम एक रिजिड बॉडी कंसीडर कर रहे हैं। रिजिड बॉडी की शेप किसी भी तरह की हो सकती है, हार्ड बॉडी होगी। इसके ऊपर हम कंसीडर करते हैं कि लेट्स ओ पॉइंट के ऊपर कोई पोजीशन वेक्टर है आर। अब ये पोजीशन वेक्टर एक्चुअली शो कर रहा है किसको, मोमेंट आर्म को, क्योंकि इसके ऊपर हम एक फोर्स लगा रहे हैं, एफ फोर्स लगा रहे हैं जो कि एक सर्टेन एंगल थीटा बना रही है। अगर हम आर के वेक्टर को एक्सटेंड करें, यहां से हम देख सकते हैं कि आर वेक्टर को हमने पी पॉइंट से एक्सटेंड किया है, तो ये आर वेक्टर एक्चुअली थीटा एंगल बना रहा है किसके साथ, फोर्स के साथ। अब चूंकि हम कंपोनेंट्स फोर्स के पढ़ना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फोर्स को इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे, जो कि हमने प्रीवियस सीखा था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में। तो हम किस तरह से करेंगे, हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस तरह से और दूसरा ड्रॉ करेंगे इस तरह से। तो अब ये जो दो कंपोनेंट्स हमारे पास ड्रॉ हुए हैं, ये दो जो डॉटेड लाइन से हमें कंपोनेंट शो हो रहे हैं, ये दोनों क्या है, फोर्स के कंपोनेंट हैं। इसमें हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा फोर्स का जो कि एफ कॉस थीटा होगा, और ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा जो एफ साइन थीटा होगा। स्टार्ट में हमने डेफिनेशन में पढ़ा था द कंपोनेंट ऑफ फोर्स दैट इज परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर आर। तो इसका मतलब हुआ कि फोर्स का वो कंपोनेंट जो आर के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो हम यहां से देख सकते हैं कि फोर्स का जो साइन थीटा है, एफ साइन थीटा, दैट इज परपेंडिकुलर। एफ कॉस थीटा इज एक्चुअली अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आर। जिस डायरेक्शन में आर है उसी डायरेक्शन में एफ कॉस थीटा है, लेकिन एफ साइन थीटा इज परपेंडिकुलर टू आर। तो हम कौन सा कंपोनेंट यूज करेंगे, टॉर्क विल बी इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। तो जो कंपोनेंट होगा फोर्स का वो कौन सा हम लेंगे, मैं दोबारा बताता चलूं, जो परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, आर के ऊपर। अब हम देखते हैं कंपोनेंट ऑफ मूवमेंट आर्म। पहले हमने फोर्स को रिजॉल्व किया उसके कंपोनेंट में। अब हम क्या करेंगे, अगेन एक रिजिड बॉडी कंसीडर करेंगे, उसके ऊपर अगेन पॉइंट ओ से एक आर वेक्टर ड्रॉ करेंगे। उसी तरह से एफ फोर्स लग रही है जो कि सर्टेन एंगल थीटा बना रही है। प्रीवियस हमने क्या किया, इस डायग्राम में हमने फोर्स के कंपोनेंट को रिजॉल्व किया। इस डायग्राम में अब हम आर यानी कि मूवमेंट आर्म, जो कि यहां से फोर्स के इस पॉइंट से लेके इस पिवट पॉइंट तक का डिस्टेंस है,
इस मूवमेंट आर्म को रिजॉल्व करेंगे इसके कंपोनेंट्स में। तो किस तरह से ड्रॉ करेंगे, हम एक लाइन यूं ड्रॉ करेंगे और एक परपेंडिकुलर इस तरह से ड्रॉ करेंगे। अब इसमें हम देख सकते हैं कि ये आर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन गया है और ये आर का वर्टिकल कंपोनेंट बन गया है। अब हम देखते हैं कि जो आर कॉस थीटा है दैट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दैट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, लेकिन जो आर साइन थीटा दैट इज एक्चुअली परपेंडिकुलर टू दी फोर्स। तो हम आर का भी वही कंपोनेंट लेंगे जो कि फोर्स के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। जिस तरह हमने इस डायग्राम में फोर्स का वो कंपोनेंट लिया था जो आर के ऊपर यानी कि मोमेंट आर्म के ऊपर परपेंडिकुलर था, इसी तरह मोमेंट आर्म या पोजीशन वेक्टर आर का भी वही कंपोनेंट कंसीडर करेंगे जो फोर्स के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। और हम देख सकते हैं डायग्राम से कि आर साइन थीटा उसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इससे हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू आर साइन थीटा एफ। तो दोनों केसेस में अगर राइट हैंड साइड पे देखा जाए तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर एफ साइन थीटा, जो कि सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन अगेन हम किससे फाइंड आउट करेंगे, राइट हैंड रूल से। जो एन यूनिट वेक्टर होगा वो हमें इसकी डायरेक्शन के बारे में बताएगा। सिग्निफिकेंस देखते हैं कि एक्चुअली टॉर्क की सिग्निफिकेंस क्या है, अहमियत क्या है टॉर्क की। तो देखिए, जस्ट एज फोर्स प्रोड्यूस लीनियर एक्सेलरेशन इन अ बॉडी, सिमिलरली टॉर्क प्रोड्यूस एंगुलर एक्सेलरेशन इन बॉडी। अगर हम किसी बॉडी के ऊपर लीनियरली फोर्स लगाएं तो वो उसमें लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, लेकिन अगर उसमें रोटेशन प्रोड्यूस हो जाए तो अब जो रोटेशन उसमें प्रोड्यूस होगी वो जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या कहलाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इक्विलिब्रियम के बारे में कि इक्विलिब्रियम क्या चीज है। डेफिनेशन देखें, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस, अगर कोई बॉडी रेस्ट पर हो या फिर मूव कर रही हो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, अगर उसके ऊपर कुछ फोर्सेस लग रही हैं तो वो बॉडी किस में कहलाएगी, इक्विलिब्रियम में कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गाड़ी को धक्का लगा रहे हैं और आपकी फोर्सेस, बहुत सारी फोर्सेस लगने के बावजूद गाड़ी मूव नहीं कर रही, तो वो गाड़ी किस में कहलाएगी, इक्विलिब्रियम में कहलाएगी। ये तो होगी फर्स्ट कंडीशन रेस्ट की। लेकिन अगर आप ऐसे उसको फोर्स लगा रहे हैं, ऐसी धक्का लगा रहे हैं कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, तब भी उसके ऊपर क्या होगा, वो कंडीशन क्या होगी, इक्विलिब्रियम होगी। क्योंकि हम जानते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू एम में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा तो सम ऑफ फोर्सेस जीरो हो जाएंगे। तो हम देखते हैं किस तरह से ये होगा। देयर आर टू कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट हम देखते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। फर्स्ट कंडीशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इफ द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इज जीरो। अगर किसी बॉडी के ऊपर लगने वाली तमाम की तमाम फोर्सेस का वेक्टर सम जीरो हो जाएगा तो हम कहेंगे बॉडी किसमें है, इक्विलिब्रियम में है, और फर्स्ट कंडीशन उसकी सेटिस्फाइड हो जाएगी। टॉर्क हम जानते हैं किस तरह से हम लिखते हैं, टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, और अगर सम ऑफ फोर्सेस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि एक पर्सन है जिसको फ्रैक्चर है, उसकी टांग को स्टिल करने के लिए हम क्या करते हैं, इन टोटल फोर्सेस का सम क्या करते हैं, जीरो करते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो टांग है वो किस में आ जाती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाती है। In case of rectangular components, हम कहेंगे sum of all the forces acting in the direction of x and sum of all the direction acting in the y is zero। टू डायमेंशन की बात कर रहे हैं कि अगर x डायरेक्शन में लगने वाली फोर्सेस और y डायरेक्शन में लगने वाली फोर्सेस दोनों इक्वल हो जाएंगी तो फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाइड हो जाएगी। जब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी देन देयर इज नो लीनियर एक्सेलरेशन एंड बॉडी इज सेड टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। हम कह सकते हैं कि फर्स्ट कंडीशन जब सेटिस्फाइड हो जाएगी तो बॉडी किस में होगी, लीनियर एक्सेलरेशन
परफॉर्म करेगी और उस जो इक्विलिब्रियम है उस इक्विलिब्रियम को हम क्या कहेंगे, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क्स। टॉर्क्स का इक्विलिब्रियम क्या होता है? इफ the vector sum of all the torques acting on body about any arbitrary axis is zero, body is said to be in state of equilibrium. This is also called second condition. क्या है second condition? कि अगर वेक्टर सम किसी बॉडी पे लगने वाले टॉर्क्स का वेक्टर सम जीरो हो जाए तो हम क्या कहेंगे, बॉडी किसमें है, इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है। इसको देखते हैं किस तरह से। टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, अगर सम ऑफ ऑल टॉर्क जीरो हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे, बॉडी किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। डायग्राम से देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक बॉडी है जिसमें एक फोर्स हम देख सकते हैं कि ये राइट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है और ये लेफ्ट डायरेक्शन में लग रही है। अगर इसकी रोटेशन जीरो हो जाएगी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन तो हम क्या कहेंगे, इसके ऊपर कोई टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा। जब टॉर्क एक्ट नहीं करेगा तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड हो जाएगी। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस ये मोमेंट आर्म कहलाता है और ये उसके ऊपर फोर्स लग रही है जिस पिवट पॉइंट के ऊपर, ये पिवट पॉइंट है जिसके ऊपर ये बॉडी मूव कर रही है। When second condition is satisfied, there is no angular acceleration and body will be in rotational equilibrium. जब second condition satisfied हो जाएगी, टॉर्क जीरो हो जाएगा, तब हम क्या कहेंगे, बॉडी किसमें है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। अब हम बात करते हैं कंप्लीट इक्विलिब्रियम की। स्टार्ट में हमने डेफिनेशन की रेस्ट और मोशन, और फिर हमने फर्स्ट कंडीशन में देखा सम ऑफ ऑल फोर्सेस जीरो, दूसरी कंडीशन में हमने देखा सम ऑफ ऑल टॉर्क जीरो। कंप्लीट इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा, इफ बोथ कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम आर सेटिस्फाइड द बॉडी इज सेड टू बी इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम। अगर दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएंगी, सम ऑफ ऑल फोर्सेस भी जीरो हो जाएगा और सम ऑफ ऑल टॉर्क्स भी जीरो हो जाएगा, तो हम क्या कहेंगे, बॉडी किसमें है, इन स्टेट ऑफ कंप्लीट इक्विलिब्रियम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स हैं, कौन कौन सी है? फर्स्ट हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। बिल्कुल हम बात की थी, जिस तरह स्टार्ट में हमने रेस्ट और मोशन की, तो ये फर्स्ट बात कर रहे हैं हम रेस्ट की। इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, इट इज सेड टू बी एट स्टेट ऑफ रेस्ट और इन स्टेट ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अगेन डेफिनेशन करते हैं जो हमने सबसे पहले की थी। इफ अ बॉडी एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो फर्स्ट कंडीशन है कि बॉडी अगर रेस्ट में होगी तो वो किस में होगी, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगी। तो एग्जांपल्स देखते हैं। बुक ऑन टेबल, अगर एक बुक है वो टेबल के ऊपर पड़ी है तो वो किस में होगी, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगी, क्योंकि वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही। इसी तरह सस्पेंडेड बॉडी है, और मैंने आपको गाड़ी की भी एग्जांपल बता दी। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होगा? डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है इफ अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी और रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, देन इट इज सेड टू बी इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। इन केस ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, एक्सेलरेशन विल बी जीरो। अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तब उसका क्या हो जाएगा, लीनियर एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। और अगर बॉडी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जब एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तब बॉडी की स्टेट में होगी, डायनामिक इक्विलिब्रियम में होगी। एग्जांपल्स में देखते हैं। मोशन ऑफ अ पैराट्रॉपर, बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो हम क्या कहेंगे, वो मूव तो कर रही है लेकिन किसमें है, डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। मोशन ऑफ पैराट्रॉपर, पैराट्रॉपर जब पैराशूट से वो छलांग लगाता है तो जब वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी अटेन कर लेता है तब हम क्या कहते हैं कि वो किसमें है, डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। तो ये था टॉपिक। अब हम चलते हैं कुछ पास्ट पेपर्स की तरफ। पास्ट पेपर्स में हम पहले एमसीक्यूज को देखते हैं। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड, भावलपुर बोर्ड 2010 में पूछा गया, तो हमने अभी पढ़ा कि टर्निंग इफेक्ट फोर्स का क्या कहलाता है, टॉर्क कहलाता है। सेकंड क्वेश्चन है, अ बॉडी इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम ओनली व्हेन इट इज
डीजी खान 2010 में क्वेश्चन पूछा गया। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम सिर्फ तब होगा जब बॉडी किसमें होगी, रेस्ट में होगी। वेरिएबल या यूनिफॉर्म के केस में डायनामिक इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इफ द बॉडी इज एट रेस्ट और रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी देन टॉर्क विल बी जीरो। दोनों केसेस में टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डीजी खान 2011 में क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि डेफिनेशन है, इफ अ बॉडी इज रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन टॉर्क विल बी जीरो एंड इट्स मीन बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस को देखते हैं जो इन टॉपिक्स में प्रीवियस बोर्ड में पूछे गए। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन डायनामिक एंड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो हमने दोनों पढ़े लेक्चर के दौरान, डायनामिक एंड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डीजी खान 2008 और गुजरांवाला बोर्ड 2009 में क्वेश्चन पूछा गया। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, गिव टू कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। रावलपिंडी बोर्ड 2008, लाहौर बोर्ड 2015, गुजरांवाला 2013 और फैसलाबाद 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। तो याद रखिएगा, यहाँ पर अक्सर कंफ्यूजन होती है टाइप्स और कंडीशंस के बारे में। जो इक्विलिब्रियम की टाइप्स हैं वो फर्स्ट क्वेश्चन में है, दैट आर स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। जबकि कंडीशंस क्या हैं, सम ऑफ ऑल फोर्सेस जीरो फर्स्ट कंडीशन एंड सम ऑफ ऑल टॉर्क्स सेकेंड कंडीशन। तो सेकेंड क्वेश्चन में हमें कंडीशंस लिखनी है, जबकि फर्स्ट कंडीशन में हमें इक्विलिब्रियम की टाइप्स को लिखना है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, राइट डाउन द कंडीशन फॉर अ बॉडी टू बी इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम। भावलपुर बोर्ड 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। एक्चुअली क्वेश्चन 2 ही है, लेकिन पूछने का स्टाइल डिफरेंट है कि आपको ये बताना है कि बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में कब होगी। तो हमने देखा बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में तब होगी जब दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएंगी। कुछ एक्सटेंसिव क्वेश्चन देखते हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन टॉर्क, कैलकुलेट टॉर्क ड्यू टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द रिजिड बॉडी। लाहौर 2016 एंड मुल्तान 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। तो इसमें हमें करना क्या है, हमें टॉर्क की डेफिनेशन लिखनी है, उसको डिफाइन करना है और फोर्स के कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करना है ऑन द रिजिड बॉडी और उसमें से टॉर्क को एक्सप्लेन करना होगा। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया, डिफाइन एंड एक्सप्लेन टॉर्क आल्सो गिव इट्स सिग्निफिकेंस। तो हमें टॉर्क को एक्सप्लेन करने के साथ साथ इसकी अहमियत को भी बताना होगा। साहिवाल बोर्ड 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। इसमें से अक्सर जो शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज और लॉन्ग आए जाते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिए। ये था आज का लेक्चर, यूं हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज हमारा जो लेक्चर है उसमें चैप्टर नंबर 2 की थ्योरी कंप्लीट हो गई है। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह।